जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी को एनसीईआरटी का सार संग्रह करा रहा हूं। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे एनसीईआरटी का सार संग्रह क्लासेस 6 से लेकर क्लासेस 12 तक करना चाहते हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर थ्योरी वाइज लाइन टू लाइन मैं आपको चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ। तो अगर आप एक बार मेरे इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि आपको 75 टू 80% क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लाइन टू लाइन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही साथ मैं आपको पीवाईक्यू भी करवा रहा हूँ, जिससे आप ये अपने आप को जज कर सकें कि जैसे अभी मैंने पॉलिटी स्टार्ट की है तो पॉलिटी पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू लगाइए और देखिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर बन रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं बन रहे तो कहाँ कमी है उस पर सुधार कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो स्टार्ट करते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप है वह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो अगर आप इस जगह पे कोई भी केस बनता है तो उसकी कार्रवाई कहाँ होगी? कलकत्ता उच्च न्यायालय में होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और उनके जो भत्ते होते हैं, अलाउंस होते हैं, वह किस निधि के लिए दिए जाते हैं? मतलब किस निधि से? तो जो राज्य की संचित निधि होती है, इन्हीं से जो भी पेमेंट और अलाउंस होता है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, इलीगल है? तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो एक बार जो 3 तलाक केस आपने सुना होगा कि 3 तलाक जो केस हुआ था उसमें यह था कि कोई भी अगर इस्लाम धर्म मानता है, अगर वो अपने वाइफ को अगर 3 बार तलाक कह देता है तो उसका डाइवोर्स हो जाएगा। तो ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट में गया था, फिर इस पर खूब चर्चा बहस हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये गैर कानूनी है, इलीगल है आपका 3 तलाक। लेकिन इससे पहले एक हाई कोर्ट था जिसने इसको इलीगल बोला था। वो हाई कोर्ट कौन सा था आपका? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसे 3 सदस्यीय समिति के द्वारा न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। ठीक। और ये 3 सदस्यीय समिति होती है। कौन कौन सी? थोड़ा देख लेते हैं। एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उच्चतम न्यायालय के कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, तो पहला कंडीशन। दूसरा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा, एक प्रख्यात विविध वेता। तो ये न्यायाधीश को हटाने की ये 3 सदस्यीय समिति है जो इसको हटाने की प्रक्रिया फॉलो की जाती है। पहला मुख्य न्यायाधीश, दूसरा उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, और तीसरा एक प्रख्यात विधि वेता। एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र किसे संबंधित करते हैं? अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, अगर उन्हें अपना त्यागपत्र देना है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 साल। और सुप्रीम कोर्ट का मैंने पूछा था, वो बता दीजिए कितना होता है सुप्रीम कोर्ट का। चलिए आगे देखते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? उस लेख को हम परमादेश या फिर मैंडमस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि मैंडमस क्या होता है, तो मैंडमस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक रिट है जिसमें वह किसी व्यक्ति को या फिर किसी संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु ये जारी करता है।
भारत में उच्च न्यायालयों की जो कुल संख्या है, जो टोटल आपका उच्च न्यायालय पूछ ले भारत में कितने हैं, तो ये 25 है। क्लियर। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है। ठीक है, पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन कौन से संविधान संशोधन के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा के लीगल राइट्स कर दिया गया, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अगर फंडामेंटल राइट होता तो आपका सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता, लेकिन ये हमारा वैधानिक अधिकार है तो इसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। क्लियर। राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य क्षेत्राधिकार है के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? तो परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है वह राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय, जिसे हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं, कि कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो इसे हम उत्प्रेषण या फिर सेरिटोरिया कहते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मूल अधिकारों का संरक्षण किस न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकता में ही आता है आपका मूल अधिकारों का संरक्षण। भारत के संविधान के अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट आपके जज होते हैं, जिला न्यायाधीश जो होते हैं, उनके अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो ट्राइब्यूनल जज, जो अधिकरण न्यायाधीश होते हैं, वह आपके जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते हैं। क्लियर। अब हम उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं और उसके विषय वस्तु, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो 214 से स्टार्ट करता हूँ मैं। अनुच्छेद और इसके विषय वस्तु। ठीक है, अगर हम 214 की बात करें तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करना, ये अनुच्छेद 214 हमें बताता है कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए या फिर उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। 215 अनुच्छेद हमें क्या बताता है कि उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में, मतलब उच्च न्यायालय अभिलेख जो है वो न्यायालय के रूप में कार्य करे। 216 उच्च न्यायालय का गठन, उसका स्टेबलाइजमेंट। 217 अनुच्छेद की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए जो नियुक्ति और उसकी अर्हताएँ होती हैं, उसका जो प्रोसेस होता है वो हमारा अनुच्छेद 217 में आता है। अनुच्छेद 218 की बात करें तो उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान को लागू होना। तो अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। 219 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, जो शपथ ग्रहण होती है, वह 219 के तहत आती है। 220 की बात करें तो जो स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, अगर कोई स्थायी न्यायाधीश है, अगर वो बहाल होते हो जाते हैं तो उसके बाद वो प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा। 221 की बात करें तो न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ता होता है, ये सब आपका अनुच्छेद 221 में आता है। 222 की बात करें तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अगर स्थानांतरण ट्रांसफर हो जाता है तो ये आपका किस में आता है? अनुच्छेद 222 में। अनुच्छेद 223 की बात करें तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रोसेस। और अनुच्छेद 224 की बात करें तो अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो आपकी अनुच्छेद 224 में आती है। क्लियर। बात करते हैं अनुच्छेद 224 ए की, तो उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, मतलब जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका था, उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो आपके अनुच्छेद 224 ए के तहत की जाती है। अनुच्छेद 225 में
उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार जो होता है वो हमारा अनुच्छेद 225 में आता है। अगर 226 अनुच्छेद की बात करें तो कुछ रीट याचिकाएं जारी करने का उच्च न्यायालय की शक्ति। तो जो रीट जारी की जाती है याचिकाएं, उसके जारी करने का जो शक्ति होता है, पावर होता है, वो उच्च न्यायालय को 226 के तहत मिलता है। 226 ए की बात करें तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों से संवैधानिक वैधता का विचार नहीं किया जा सकता, मतलब निरस्त। क्या कह रहा है आपका अनुच्छेद 226 ए कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अगर कोई केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता, मतलब उसे निरस्त आप नहीं कर सकते हैं अगर वो केंद्रीय अधिनियमों का है। तो अनुच्छेद 227 की बात करें तो उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। 228 की बात करें तो उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का स्थानांतरण, अगर आप उच्च न्यायालय में, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ केस चल रहा है, उसको उच्च न्यायालय चाहेगा तो अपने एरिया में, मतलब अपने न्यायालय में उसको मंगवा सकता है। 228 ए की बात करें तो कुछ अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है। अनुच्छेद 229 की बात करें तो पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के जो व्यय होते हैं वो आपके 229 अनुच्छेद में आते हैं। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार जो है वो अनुच्छेद 230। और अनुच्छेद 231 की बात करें तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो आपका अनुच्छेद 231 के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन, भारत की संचित निधि जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उससे दिया जाता है। क्लियर। अभी आपके मन में आएगा कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनको वेतन और भत्ते, अलावेंस राज्य की संचित निधि से मिलता है, और यहाँ पे आपका लिखा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन, तो दोनों में अंतर है, थोड़ा ध्यान से देखिए। पेंशन की बात की जाए तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और यहाँ पर भत्ता और अलावेंस की बात करें तो वो राज्य की संचित निधि। क्लियर। तो हमने हाई कोर्ट का बारे में पढ़ा, हाई कोर्ट के अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक हमने चीज़ों को देखा। अब हम उच्च न्यायालय की पीठ की अवस्थिता और क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। ठीक है। उच्च न्यायालय की जो पीठ की आपकी अवस्थिति होती है या क्षेत्राधिकार होता है उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ जिससे चीज़ें आपको दिखे, नहीं दिखेंगे तो आप जूम कर लीजिएगा। पहला है आपका कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो गठन है वो सबसे पहले आपका 1862 में हुआ था। इसका जो क्षेत्राधिकार था उस टाइम पे पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। मुख्य पीठ जो है वो कलकत्ता या फिर पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ। ठीक है। दूसरा आपका मुंबई है 1862। महाराष्ट्र, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एंड दीव और गोवा, ये जो आपका राज्य क्षेत्र है वो आपका मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। मुख्य पीठ इसका मुंबई में है, नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में इसकी खंडपीठ है। ठीक है। मुख्य पीठ मतलब जहाँ पे मेन बैठते हैं आपके, और उसके खंडपीठ मतलब उसके छोटे छोटे सब ब्रांचेज। तीसरा है मद्रास। मद्रास 1862, तमिलनाडु और पुडुचेरी इसका राज्य क्षेत्राधिकार है, और मुख्य पीठ कहाँ पे है? मद्रास में। अब एक चीज़ ध्यान से आप देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले कौन सा न्यायालय गठन हुआ था तो याद रखिएगा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये तीनों 1862 में इनका गठन हुआ था, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता हुआ था। सबसे पहले कोलकाता हुआ था। मैंने कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक 1884 इसका राज्य क्षेत्राधिकार कर्नाटक है, और मुख्य पीठ इसकी बेंगलुरु है। इलाहाबाद की बात करें तो 1866 में इसका गठन हुआ था, मतलब स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश इसका राज्य क्षेत्र है, इलाहाबाद और लखनऊ में इसकी
गठन पीठ है, तो इलाहाबाद में इसकी मुख्य पीठ है। पटना की बात करें तो 1916 बिहार, 1916 में बिहार को अलग भी हुआ था, सॉरी 1912 में हुआ था, नॉट 1916, और इसका जो हो जाएगा वो आपका पटना हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1928 में गठन हुआ था, जम्मू कश्मीर का नहीं, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसका क्षेत्र आता है, और श्रीनगर एवं जम्मू। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1936 स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश इसका क्षेत्र है। जबलपुर में मुख्य पीठ है, इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है। पंजाब एवं हरियाणा 1947 में इसकी स्थापना हुई थी न्यायालय की। पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ ये आपका राज्य क्षेत्र आता है, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है। गुवाहाटी की बात करें तो 1948 में गठन हुआ था गुवाहाटी हाई कोर्ट का। असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश इसके जो राज्य क्षेत्र हैं। गुवाहाटी में इसका आपका मुख्य पीठ है, और कोहिमा, इम्फाल और अगरतला में इसकी खंडपीठ है। उड़ीसा की बात करें तो 1948 उड़ीसा राज्य क्षेत्र है, कटक में इसका हाई कोर्ट है। राजस्थान की बात करें 1949 राजस्थान आपका राज्य क्षेत्र है, जोधपुर में मुख्य पीठ है और जयपुर में खंडपीठ है। आंध्र प्रदेश की बात करें 1954 आंध्र प्रदेश अमरावती में इसकी मुख्य पीठ है। केरल की बात करें 1958 केरल एवं लक्षद्वीप इसका राज्य है, और एर्नाकुलम इसका मुख्य पीठ है। गुजरात की बात करें तो 1960 में गुजरात हाई कोर्ट का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। गुजरात उसका राज्य क्षेत्र है। अहमदाबाद उसका मुख्य पीठ का है। दिल्ली की बात करें 1966 में इसकी दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। दिल्ली इसका राज्य क्षेत्र है और दिल्ली ही इसका मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 1967 में स्थापना हुआ था। हिमाचल प्रदेश इसका क्षेत्र है और शिमला इसका हाई कोर्ट का मुख्यालय है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम 1975 सिक्किम और गैंगटॉक इसका गैंगटॉक इसका हाई कोर्ट का आपका क्या है, जहाँ पे मुख्य पीठ है। ये तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य पीठ। छत्तीसगढ़ 2000 में स्थापना हुआ था। छत्तीसगढ़ एरिया और बिलासपुर इसका मुख्य पीठ है। उत्तराखंड 2000 में बना था इसका, और उत्तराखंड और नैनीताल इसका मुख्य पीठ है। झारखंड 2000 में स्थापना, झारखंड राज्य क्षेत्र। रांची में इसका उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है आपका मेन मुख्य पीठ। मेघालय 2013 में मेघालय इसका राज्य क्षेत्र है। शिलोंग इसकी मुख्य पीठ है। मणिपुर की बात करें तो 2013 में मणिपुर राज्य क्षेत्र है। इम्फाल इसका मुख्य पीठ है। त्रिपुरा 2013 त्रिपुरा इसका राज्य क्षेत्र है। अगरतला इसका मुख्य पीठ है। तेलंगाना की बात करें 2018 तेलंगाना राज्य क्षेत्र है। हैदराबाद इसकी मुख्य पीठ है। 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। तो आपके यूनियन टेरिटरी है वो किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। 6 उच्च न्यायालय जैसे इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान की जो स्थायी ये आपकी स्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक का उच्च न्यायालय मुख्य पीठ और बंगाल की 2 सर्किल जो है ये आपकी खंडपीठ है। ठीक है, ये चीज़ को आप इग्नोर भी कर सकते हो। निवारक निरोध जिसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो 3 महीने तक। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसे लमसम 3 महीने तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, मैंने अभी बताया था आपको 1866। न्यायालयों में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू किया जाता है क्या, प्रतिषेध या फिर प्रोहिबिशन। ठीक है, तो न्यायालय में जब कार्यवाही लंबित होती है तो उस दिशा में हम प्रतिषेध लगाते हैं। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय कोर्ट शामिल नहीं होता। तो जो मिलिट्री कोर्ट होता है वह उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में शामिल आपका नहीं होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और लास्ट, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये अन्ना चंडी जी थी। ठीक है, अन्ना चंडी जी उच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी तथा प्रथम महिला
मुख्य न्यायाधीश की बात कर दे तो लीला सेठ जी। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ जी। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछ दे तो अन्ना चंडी जी। ठीक है, तो हमने उच्च न्यायालय की पीठ, उनकी अवस्थिति, उनका क्षेत्र अधिकार, उनके राज्य, उनके मुख्य पीठ और उनके स्थापना वर्ष, इन सब चीज़ों को पढ़ा। फिर मैंने आपको अनुच्छेद और विषय वस्तु बताई थी उच्च न्यायालय से संबंधित। उच्च न्यायालय के जो प्रावधान होते हैं वो हमने पढ़े थे, और उच्च न्यायालय के क्या राइट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो आज की क्लास में मैंने आपको उच्च न्यायालय से संबंधित सारे पॉइंट्स क्लियर करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो आप देखने के बाद लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये थोड़ी सी गलत बात है। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।